तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद आज मुलाकात होगी क्लास 10th वालों से। तो मैं शशांक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल ग्रो ज्ञानविद शशांक में। और आज की जो वीडियो है वो खास है यूपी बोर्ड 2023 के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस साल से यूपी बोर्ड में 70 नंबर के एग्जाम में, आपको पता ही है कि जो मैथ का पेपर है आपका वो 70 नंबर का आएगा और उसमें भी 20 नंबर के जो विकल्प हैं वो आपको OMR शीट पर आंसर उनके रंगने हैं। आपको एक OMR शीट दी जाएगी, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। जौन सा भी आपको ऑप्शन ठीक मिलेगा आपको वो गोला रंग देना है और बाकी 50 नंबर आपको कॉपी पर हल करने हैं। तो 70 नंबर का पेपर ऐसे आप इस साल आपको आने वाला है कि 20 नंबर के जो विकल्प हैं उनके आंसर आपको MR शीट पर देने हैं। सब जानते हैं OMR शीट आपको 9th क्लास में प्रोवाइड कराई गई थी, 9th क्लास में आपसे पेपर कराया गया था। तो वो 20 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि केवल आपको गोला रंगना है और तुक्के से गोला नहीं रंगना है। क्योंकि ये जो विकल्प है वो एक सवाल के तौर पर ही आएगा। जैसे हम सवाल सॉल्व करते हैं फिर आंसर आता है, ऐसे ही आपका इन विकल्पों का एक सवाल होगा और उसका आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा आपको वो वाला गोल आपको रंग देना होगा। तो आज की जो क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं पूरी किताब से आपके लिए केवल 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें से आपको शायद 20 के 20 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, जिन्हें करके आप 20 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जो स्टूडेंट क्लास 10th में नहीं है, जिनके भाई बहन क्लास 10th में हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इतने कम क्वेश्चनों से इतने ज्यादा नंबर शायद ही कहीं आपको मिलेंगे। और जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। तो आज की बात करेंगे हम यूपी बोर्ड 2023 मैथ का एग्जाम आने वाला है। 15 दिन उसमें केवल बचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है 16 फरवरी को आपका पहला एग्जाम हो जाएगा जो हिंदी का है। तो मैथ के लिए भी आपके पास केवल और केवल 15 दिन है। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो आपके 20 नंबर गारंटेड से पक्के हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि विकल्प का मतलब ये नहीं होता कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है, आपने कुछ नहीं करना, बस आपको ये आंसर रंग देना है। ऐसे नहीं रंगना है। क्योंकि आंसर आपको निकालना है। गणित में जब तक आप आंसर निकालोगे नहीं तब तक शायद आपका तुक्का भी नहीं लगेगा। तो मात्र आप ये 35 क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा हो सकता है कि केवल आपको संख्या बदली हुई मिले, वरना इनसे अलग आपको 20 के 20 विकल्प या 20 के 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेंगे, जो कि बदले शायद नहीं होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, केवल संख्याएं बदल सकती हैं। तो जो मैं मेथड आपको करके दिखाऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है, उसी संख्या को बदल देना है। जो आपके एग्जाम में संख्या आई है वो वहां पर लगा देनी है, तो आपको आंसर सटीक मिल जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर OMR शीट के 20 के 20 नंबर मिल जाएंगे। तो केवल मैंने लिख दिया है ओनली 35 क्वेश्चन फॉर योर 20 मार्क्स, यानी केवल 35 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। वो मेथड भी पढ़ना है, केवल संख्याएं चेंज हो सकती है, मैंने आपको ये बोला है। तो आपके 20 नंबर एकदम पक्के हैं। तो इस वीडियो में लाऊंगा, साइंस के लिए भी लेकर आऊंगा। तो आज हमने शुरुआत कर दी है मैथ के लिए। तो स्टार्ट करेंगे अपने 35 क्वेश्चन। कौन से हैं, कैसे पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है और कैसे करना है। आपके मन में एक और विचार आ रहा होगा कि सर जब एग्जाम होगा तो पेपर में OMR शीट तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें कॉपी पर कैसे करेंगे। तो आपको रफ के लिए कॉपी भी मिलेगी, जिस पर आप अपना सॉल्यूशन करोगे और पेपर में देखोगे कि ये वाला विकल्प सही है, और OMR शीट पर वो वाले विकल्प को आप गोले को
ब्लैक या ब्लू पेन से कलर कर दोगे। समझ में आ गया होगा। OMR शीट केवल आपको ऐसे मिलेगी जिसपे आपका रोल नंबर लिखा हुआ ऑलरेडी होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, आपको केवल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ऐसे करके सभी के आगे 4 विकल्प बने होंगे आपके ABCD होके, और आपके लिए गोले बने होंगे जिनमें से केवल एक सही आंसर होगा। A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। वो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिसाइड करोगे, और जो भी सही होगा आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूं, आप ऐसा मत कीजिएगा कि पेपर को पहले हल कर लो और OMR शीट को रंगना ही भूल जाओ। तो OMR शीट पर जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो कोई सा गोला, जो भी आपका आंसर मान लीजिए B आया है, तो B को आपको तुरंत के तुरंत कलर कर देना है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता भी लग जाएगा कि आपने कितने विकल्प कर लिए हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी परेशानी को दूर करने की। तो आज के जो 20 नंबर में लेकर आया हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी किताब से केवल और केवल 35 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और उन्हीं में से आपको वो 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आए होंगे, गारंटेड मिल जाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, बस एक ही काम कीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आपके पास 15 दिनों का समय है मैथमेटिक्स के लिए, रटना कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझना है। केवल इन 35 क्वेश्चनों का अगर आपने बेस समझ लिया तो आपके 20 नंबर हमारे यहाँ से शायद आपको मिल जाएं, पक्के होंगे। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन हमारी वीडियो भी देख लेना कि हाँ सर ने बोला था वही क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। अपने 20 क्वेश्चन यानी जो हमें 35 क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, अलग अलग चैप्टरों से ये क्वेश्चन होंगे और आपको उनका अलग अलग मेथड समझ लेना है कि आखिरकार ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, वो आपको 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरणों से आने की संभावना होगी। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों से कौन सा विकल्प आपसे पूछा जाएगा? बड़ा सिंपल सा है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध बताता है कि रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। क्या बोला मैंने? कौन सा प्रतिबंध आपको बताता है। चलो लिख लेते हैं ये क्वेश्चन हम ठीक से। पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि निम्न में से कब दो रेखाएं परस्पर, निम्न में से कब 2 रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। अब आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा परस्पर कब संपाती होंगी, तो आपको इसके 4 विकल्प भी होंगे। आपके पास इसके कितने विकल्प होंगे? 4। मान लीजिए पहला विकल्प है आपको A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। बी ऑप्शन है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टे B2 या बराबर C1 बट्टे C2, और सीवा विकल्प है आपके पास A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2, और जो डी विकल्प है आपका वो है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। यानी 2 रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। अब आप इससे एक सवाल में आपको बता रहा हूं, एक ही विकल्प से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ऐसे करके आपको विकल्प दिए होंगे, क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, ध्यान लगाओगे, फिर इस पर टिक लगा लोगे अपने एग्जाम पेपर पर। उसके बाद OMR शीट उठाओगे और जो भी इसमें से सही होगा उस क्वेश्चन पर आपको क्या कर देना है? गोले को रंग देना है। तो जब आपने पढ़ा होगा कि 2 रेखाओं के समीकरण जब आपको दिए हुए होते हैं तो रेखाएं 3 तरीके की होती हैं, या तो संपाती होती हैं, या प्रतिच्छेदी होती हैं,
या समांतर होती हैं। 3 कंडीशंस होती हैं, तो तीनों कंडीशंस एक ही विकल्प आप पढ़ लोगे तो तीनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए 100% सही चला जाएगा। तो कब होंगी जरा आप दिमाग लगाइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ये पूछ रहा है परस्पर संपाती, यानी एक ही बिंदु पर मिलने वाली जो मिलती रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं संपाती। समांतर, ये देखो ये वाली एक रेखा गई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा गई, तो ये तो हो गई संपाती। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो ये दोनों हो गई समांतर, और एक रेखा ये गई और एक रेखा ऐसे इसको काट के आ गई, तो ये हो गई प्रतिच्छेदी। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऐसा प्रतिबंध है जो आप बता सकते हो कि ये जो रेखाएं हैं वो ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगी? तो ये जो कंडीशंस आपकी होती है ये रेखा तभी होंगी संपाती जब आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा। तो अगर ये है तो आपकी रेखाएं संपाती हैं, अन्यथा नहीं। तो विकल्प कौन सा हो गया? बी वाला। विकल्प कौन सा आंसर हो गया आपका? बी वाला। प्रतिच्छेदी कब होती हैं? प्रतिच्छेदी जब होती हैं भाई जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2 होता है, तब आपकी होती हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 आ जाए तब आपकी रेखाएं होती हैं कैसी? बड़ा जल्दी भूल गए, जल्दी बताओ इनमें से कौन सी होगी? ये वाली कंडीशंस पर तो मैंने आपको बता दिया प्रतिच्छेदी होंगी, तो इस वाली कंडीशन पर आपकी रेखा होती है समांतर। ये वाली प्रतिच्छेदी और संपाती। तो हमारा जो विकल्प है वो संपाती का आपसे पूछने का इस साल चांस है कि दो रेखाएं परस्पर संपाती कब होंगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी समझ में आ गया होगा। अब संपाती, अब आपको याद करके जाना है एग्जाम में। अब जैसे मान लो इसका बी वाला सही है तो आपको ए के आगे गोला मिलेगा, आपको बी के आगे गोला मिलेगा, आपको सी के आगे गोला मिलेगा, आपको डी के आगे गोला मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम पेपर पर टिक लगा दिया तो हो गया, नहीं हुआ। आपको क्या करना है, OMR शीट पर ये बी वाला खाना रंग देना है। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम सवाल नंबर 2 लेंगे। तो जो सवाल नंबर 2 होगा वो आपका द्विघात समीकरण से आने के चांस हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहा था, जब भी मैंने बोला था कि अगर आपको द्विघात समीकरण आता है तो आप गणित में फेल नहीं होंगे, बोला था ना मैंने आपको। तो जो दूसरा सवाल है वो क्या आपसे पूछ रहा है भाई, द्विघात समीकरण से 3 कंडीशंस के सवाल आपसे आ सकते हैं। तो मैं तीनों कंडीशन एक ही सवाल से बताने की आपको कोशिश करूंगा। आपसे एक सवाल पूछा गया है कि भाई समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल कैसे हैं, के मूलों की प्रकृति कैसी है या प्रकृति क्या है। यानी द्विघात समीकरण से जो सवाल आएगा वो आपका मूलों की प्रकृति से रिलेटेड विकल्प आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो आपको मूलों की प्रकृति जो है वो आनी चाहिए। मूलों की क्या आनी चाहिए? प्रकृति आनी चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल कब कैसे होते हैं और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कितना होता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो ये कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी कैसे हैं। आपको ऑप्शन दे रखा है, ए वास्तविक हैं, वास्तविक हैं, बी में दे रखा है काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं,
सी दे रखा है वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और बराबर है, और डी दे रखा है ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो ये आपको चार विकल्प आपको मिल जाएंगे कि जो मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, वास्तविक और बराबर हैं, या फिर इन मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ये मूल ज्ञात नहीं है। तो ये वाला सवाल मैंने आपको लिख रखा है 2x² + 3x - 4 = 0। मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि आपको ये समीकरण की बजाय कोई और समीकरण मिल जाए, तो लेकिन मेथड तो चेंज नहीं होगा ना, मूलों की प्रकृति तो हम एक ही तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा समझिए आप। तो अब कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता ही है कि ये बड़ा आसान सवाल है, लेकिन विकल्प में 100% आने के इसके चांस है कि जो मूलों की प्रकृति है वो क्या है। तो आप केवल फॉर्मूला याद रखिए कि जब आपको मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो d = b² - 4ac से आप कुछ निकालते हो। कितने लोगों को पता है कि हम d = b² - 4ac होता है, ये d क्या कहलाता है आपका, किसी को याद है जरा बताइए मुझे, याद है ना? हाँ जी, क्या होता है जी आपका विविक्त कर, विविक्त कर। तो किसी भी द्विघात समीकरण का आप विविक्त कर निकाल दीजिए, और यदि विविक्त कर जो d है वो 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, यदि d 0 से छोटा आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, और यदि d = 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो यही तीन कंडीशन है, ज्ञात नहीं है तो आपको केवल बेवकूफ बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग में संशय पैदा करने के लिए दिया हुआ होगा। तो ये केवल तीन कंडीशन आप याद रखिएगा कि यदि d बड़ा आ जाए तो वास्तविक, d छोटा आ जाए तो काल्पनिक, और d 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। लेकिन हमारे पास सवाल ये था कि 2x² + 3x - 4 = 0 के मूल कैसे हैं। तो हम अपना d बराबर निकाल लें भाई। कितने लोगों को आता है निकालना, जरा निकालिए। तो b² की वैल्यू कितनी हो गई 3², 4 a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 चौका 32, प्लस के हो गए 32, 32 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 41। अब बताओ ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये 0 से बड़ा है। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो जो मूल हैं आपके वो कैसे हो जाएंगे वास्तविक, कैसे हो जाएंगे वास्तविक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला। तो आपको ए का खाना मिलेगा, बी का खाना मिलेगा, सी का मिलेगा और डी का मिलेगा। किसको रंग देना है, ए वाले खाने को आपको रंग देना है। तो मैं अलग अलग ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं, इससे पहले आपने बी वाला रंगा था, तो ये गलती मत कीजिएगा एक तरफ से ए रंगते चले जाओ, बोलो अरे कुछ तो सही जाए। कुछ से मतलब नहीं है, आपको 20 के 20 नंबर लेने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी पर अभी वियुक्त कर निकाल के अब आप समझ गए होंगे कि ये जो विकल्प है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो केवल आपको वियुक्त कर निकालना है, और यदि 0 से बड़ा आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो आपको मूलों की प्रकृति निकाल दी जाएगी, आप निकाल लोगे। समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, इसलिए आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझते चाहिएगा कि आखिरकार ये जो विकल्प है वो बोलता क्या है। ऐसा नहीं है विकल्प है तो केवल हमें मौका दिया, अपने मन से आंसर पर टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा सवाल पे ध्यान देना है, उसका आंसर भी निकालना है, तभी हमें करना है, क्योंकि हमें 20 के 20 नंबर इस साल लेने ही हैं। ऐसा मौका बार बार शायद ना मिले, क्योंकि इस साल से ही ये ऑप्शन आया है आपके लिए कि 20 विकल्प 70 में से आपको 20 विकल्प मिलेंगे, वो भी 2-2, 3-3 लाइन के। यहीं से एक क्वेश्चन और आने की उम्मीद है, मैं आपको वो भी बता दूं। ये जो समीकरण है, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि मूलों का योगफल कितना है, मूलों का
योगफल कितना है या मूलों का गुणनफल कितना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मूलों का योगफल कितना है, यहाँ पे ऑप्शन दे दे आपको 4, और या मूलों का गुणनफल पूछ ले उसके भी दे दे आपको 4 विकल्प, तो उनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो याद करिए मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a, और जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा -3/2 और गुणनफल हो जाएगा -4/2 या 2 दूनी 4। तो जहां भी आपको -3/2 अगर ये वाला समीकरण मिलता है तो ऐसे करके योगफल का सूत्र भी याद कर लीजिए और गुणनफल का सूत्र भी याद कर लीजिए। अब यहां से आपने 3 विकल्प देख लिए, मूलों की प्रकृति आपसे पूछ ली, मूलों का योगफल आपसे पूछ लिया, मूलों का गुणनफल से पूछ लिया। अभी इसी में से एक और सवाल आपको दिखाई देगा, ऐसा भी आपसे विकल्प पूछा जा सकता है। आप बोल रहे होंगे सर क्वेश्चन एक था, इतने सारे ऑप्शन बता रहे हो आप, तो भाई क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको पूछने के तरीके अलग हैं। तो आपके एग्जाम में कौन से पूछ रहा है वो आपको ध्यान लगाना है। अभी आपसे पूछ लेता है इसी सवाल में, यही सवाल है, तो सवाल नहीं बदला है मैंने आपको। मूलों का योगफल भी आपसे पूछ लिया, मूलों का गुणनफल भी पूछ लिया और मूलों की प्रकृति भी पूछ लिया, लेकिन आपसे बोल दे कि भाई के मूल जो है वो मूल बराबर हैं। मूल जो है वो कैसे हैं, वो के मूल बराबर और वास्तविक हैं। ये लिख दे, के मूल बराबर हैं तो के का मान बताओ, के का मान होगा। ये विकल्प भी आपसे पूछ सकता है इसी के आधार पर कि समीकरण 2x² + kx - 4 = 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान कितना होगा। तो आपको पता ही है मूल बराबर कब होंगे, जब d बराबर 0 के होगा। d बराबर क्या होगा, b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। तो b की वैल्यू लगा दो, k² - 4 = 0 या k² + 32 बराबर 0 या k बराबर -32 या k बराबर √-32। तो k बराबर -√32 के लिए मूल बराबर है इस समीकरण के लिए। तो क्लियर हो गया होगा। द्विघात समीकरण से विकल्प जो आएंगे वो आपकी समझ में आ गए होंगे। मूलों की प्रकृति पूछ सकता है, मूलों का योगफल पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल पूछ सकता है और मूलों की प्रकृति देकर k का मान पूछ सकता है। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण से संपाती और प्रतिच्छेदी और समांतर या संगत और असंगत वाला प्रतिबंध आपसे पूछ सकता है। कोई सवाल उसके आधार पर निकलवा सकता है। द्विघात समीकरण से ये वाले विकल्प तो आपके पास समझ में आ रहा होगा। 2 विकल्प आपके पास यानी 2 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, यानी जो आगे वाला अध्याय या आने वाला जो विकल्प है वो आपको कैसे और कहां से पूछा जाएगा। तो ये जो है विकल्प मैंने वो निर्देशांक ज्यामिति से लिया है। अब निर्देशांक ज्यामिति में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि बिंदुओं -5,7 -5,7 और बिंदु -1,3 के बीच की दूरी कितनी है। बड़ा सिंपल है, बड़ा हंसी आएगी आपको, है ना। सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा तभी आपको आंसर मिलेगा। क्या पूछा है कि बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी कितनी है। आपको A, B, C और D में विकल्प दिए हैं, आपको 5√2, 3√2, 4√2,
या 7√2 मात्रक। ये वाली अब आपको बताना है कि ये जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, यानी कौन सा विकल्प सही है। तो बहुत सारे लोग अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तुक्का मार देंगे, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो ये मान लीजिए आप x1 दे दो, ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है d बराबर भाई क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए कितना आंसर आता है। तो x2 की वैल्यू -1, 5 वैल्यू x1 की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 की वैल्यू 3 और -7 का स्क्वायर, ये 5 में से गया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, 3 में 7 गया, -4 बता, 4 का भी वर्ग 16, 16 दूनी हो गए जी 32, गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बाहर निकाल दो तो 2 गुणा 2 रूट 2 बराबर 4 रूट 2। कौन सा विकल्प हो गया आपका ठीक, सी वाला। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। बीच की दूरी का एक विकल्प आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से तो पूछा जाना चाहिए। तो तीसरा विकल्प, इसी विकल्प के आधार पर आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी जाए और यहां पर आपको k कर दिया जाए और बोला जाए कि भाई बिंदुओं के बीच की दूरी 4√2 है, के बीच की दूरी 4√2 है, तो k का मान बताओ। तो ये भी विकल्प आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यदि इतनी है तो बताइए जो k की वैल्यू है वो कितनी है, -2, -3, -4 या फिर -1। तो क्लियर है आपको क्या होना है इसमें। अब आपको क्या हुआ, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कितनी दे रखी है, d 4√2 दे रखी है, यहां वैल्यू लगा दीजिए, दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो बीच की दूरी से या निर्देशांक ज्यामिति से आपको मैंने 2 तरीके के सवाल बताए या 2 तरीके के विकल्प बताए। तो आपको अब 3 विकल्प मैंने बताए हैं। इन वास्तव में मैंने 3 की जगह पर आपको 3 प्रतिच्छेदी संपाती, वहां से 3 विकल्प, द्विघात समीकरण से 5 विकल्प और यहां से 2 विकल्प, यानी लगभग 12 क्वेश्चन आपने केवल 3 सवालों से पढ़ लिए हैं। अगर अभी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब आगे विकल्प लेके चलेंगे भाई, चौथा विकल्प आगे बढ़ते हैं आगे वाले पाठ पर। चौथा विकल्प क्या बोलता है जरा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आगे वाला विकल्प कहां से आने वाला है। तो आगे वाले जो विकल्प हैं आपको वो त्रिकोणमिति से हैं और मेरे अनुमानित और आपके लिए त्रिकोणमिति से कम 3 विकल्प आने ही चाहिए आपके एग्जाम में, तो ही आपके 20 विकल्प बैठते हैं मेरे हिसाब से भाई। यानी 3 विकल्प आपको त्रिकोणमिति से मिलने ही चाहिए। अभी आपने 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और निर्देशांक ज्यामिति से जान लिए होंगे कि कौन से और किस प्रकार से विकल्प पूछे जाएंगे। अभी हमारे मात्र 12 विकल्प हुए हैं, बेशक हमने 3 क्वेश्चनों में 12 विकल्प कंप्लीट किए हैं। आपको इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपने बहुत ज्यादा विकल्प बता दिए हैं, इतने विकल्प करके हम क्या करेंगे। कम से कम ही कोशिश की जाएगी, कम से कम विकल्प रखे जाएं जिससे कि आपको बहुत आसानी हो सके और नंबर भी आप पूरे ला सकें। अब त्रिकोणमिति की बात करेंगे, चौथा विकल्प लेकर चलेंगे। त्रिकोणमिति में आपको पता ही है कि जो एक्सरसाइज है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर आपसे एक क्वेश्चन में विकल्प में पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा कि tan थीटा बराबर आपको
3/4 दे रखा है। tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, तो sec थीटा का मान कितना होगा, कितना होगा। यानी ये विकल्प आपसे पेपर में पूछा ही जाना चाहिए कि tan की वैल्यू देकर sec की या कोसेक की वैल्यू पूछेगा, साइन और कॉस की वैल्यू शायद आपसे ना पूछी जाए। तो आपके पास जो विकल्प हैं वो दे रखे हैं आपको 4/3, 5/3, 5/4 या फिर 4/5। ये वाले आपके पास विकल्प दे रखे हैं और आपको बताना है कि tan थीटा यदि इतना है तो sec थीटा की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो बहुत अच्छा विकल्प है आपके एग्जाम के लिए। कैसे हल करते हैं वो भी समझ लीजिए। और जिन लोगों ने हमारी गणित की वीडियोस नहीं देखी हैं एग्जाम के लिए, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड फतेह की सीरीज देख सकते हैं। वहां से भी आप अपना पेपर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इन सवालों की। तो अगर आपको कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो आपको पता ही है कि उसमें दो भुजाएं आ जाती हैं। तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। लेकिन आपको अब तीसरी भुजा कर्ण की जरूरत है। तो मैं आपको क्लियर डायरेक्टली बता देता हूं कि कर्ण जो होती है वो बड़ी भुजा होती है। तो जो k² बराबर होता है वो होता है आपका a² और l²। तो यहां पर आप देखिए a की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 3। 16 + 9 बराबर 25। तो k से स्क्वायर हटाओगे तो √25 बराबर 5। तो k की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 5। अब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। तो कोई सा भी आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो आप तीनों भुजाएं सॉल्व करके उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हो। तो कितनी वैल्यू आएगी sec थीटा की, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है ये, कर्ण बटे आधार। लाल बटे कक्का याद होगा आपको, तो उसी से क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपने कितना निकाला है 5, आधार कितना था 4। क्या आंसर आया sec थीटा बराबर 5/4। कौन सा विकल्प सही हो गया आपका, सी वाला विकल्प सही हो गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू 1 की देकर वो आपसे किसी की भी पूछ सकता है। तो ये विकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए पांचवें विकल्प की बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। अब जो पांचवा विकल्प हम लेकर आए आपके लिए वो होगा आपका ऊंचाई और दूरी से। बहुत ज्यादा अच्छा शॉर्ट सवाल ऊंचाई दूरी का आपसे पूछा जाएगा कि किसी खंबे का किसी समय उन्नयन कोण 45 अंश है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। यदि परछाई 3 मीटर लंबी हो। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कोई खंबा खड़ा हुआ है, किसी समय उस खंबे का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है। कितना है वो, 45 अंश है। यदि उसकी ऊंचाई पूछ रहा है भाई कितनी है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क। और इसकी जो परछाई है यहाँ पे ये सूर्य है ऐसे करके, तो इस खंबे की परछाई ऐसे आ गई
और इस परछाई की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। तो आप बताइए कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है। तो आपको परछाई दे के हाइट पूछ सकता है, हाइट दे के परछाई पूछ सकता है, किसी की ऊंचाई पूछ सकता है। तो ऊंचाई दूरी का एक एंगल के लिए उन्नयन कोण से या अवनमन कोण से एक ही कोण देकर आपसे एक विकल्प में ये सवाल पूछ सकता है। तो ऊंचाई दूरी का सवाल आपको करना आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ऊंचाई दूरी पढ़ाते समय कि हम इसमें सबसे ज्यादा tan यूज करते हैं, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। तो जो थीटा हो गया वो हो गया आपका 45, 45 के सामने की भुजा लंब हो गई, आधार 3 हो गया, tan 45 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h बराबर 3 यानी 3 मीटर। तो अब यहां पर आप एक और बात नोट कर लीजिए, विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कि जब उन्नयन कोण किसी का भी 45 अंश होगा तो उसकी परछाई और ऊंचाई बराबर आएगी। तो ये भी पूछ सकता था कि किसी खंबे का किसी समय उन्नयन कोण 45 अंश है तो उसकी ऊंचाई परछाई की कितनी गुनी है, परछाई की कितनी गुनी है, परछाई के बराबर है, 2 गुनी है, 1/2 गुनी है या 4 गुनी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 45 अंश उन्नयन कोण पर परछाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए कि 45 अंश उन्नयन कोण पर परछाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होते हैं। तो ऊंचाई दूरी से एक विकल्प, त्रिकोणमितीय अनुपात से एक विकल्प आपको करके ही जाना है। समझ में आ गया होगा। शॉर्ट फॉर्मूले से मैं आपको बता दिया हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे विकल्पों की बात करेंगे। जो छठा विकल्प होगा, और यहां से विकल्प आना ही है क्योंकि मैंने जो आपको 5 पाठ बता दिए हैं अब तक, 5 पाठ हो गए ना कि 4 हुए हैं, चलो जितने भी पाठ हुए हो। तो ये जो अगला पाठ है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा विकल्प इसी चैप्टर से आने की उम्मीद है। अब आपकी समझ में आ गया होगा हम कौन से पाठ की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले पाठ की, और आयतन। तो अब तक हमने जितने भी विकल्प आपको बताए हैं वो लगभग आपको आधे मिलेंगे, और सबसे ज्यादा विकल्प 4 या 5 मुझे उम्मीद है पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादा सवाल मुझे लगता है जो विकल्प हैं वो या तो इस चैप्टर से आएंगे या द्विघात समीकरण से आएंगे। तो ये दो जो पाठ हैं वो आपको सही से पढ़ने, वैसे तो पढ़ने ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको वो विकल्प बता दिए हैं जो विकल्प इन पाठों से आने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे कि आखिरकार कौन सा विकल्प इस पाठ से आएगा। तो जो आपका होगा छठा सवाल, हमारे हिसाब से छठा सवाल। आप सोचोगे सर आप तो 15 ही बता के खत्म कर दोगे क्या। हाँ, टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते जाइएगा। तो जो विकल्प है वो है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे विकल्प आपको मैं 4 या 5 या 6 जितने भी करने चाहें इसी के आधार पर आप विकल्प कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। आप बोले देंगे कि सर जी संख्या ही नहीं थी, हम पेपर में करते कहां से। तो याद रखिएगा, या तो त्रिज्या आधी करेगा
या त्रिज्या को दोगुनी करेगा, तभी आपसे गोले के आयतन पर या गोले के क्षेत्रफल पर, या तो गोले के आयतन पर या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आपसे सवाल पूछेगा विकल्प में। तो पहले तो आप ये याद करिए कि ये जो, चलो पहले विकल्प ले लेते हैं। बराबर रहेगा भाई, जितना पहले था आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी त्रिज्या आधी कर दी तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे भाई आधा ही हो जाएगा। तीसरा होगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और चौथा है 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये आपके पास 4 विकल्प हैं, यानी बराबर रहेगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। कर दीजिए जरा जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। कितना आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं कितने आप पढ़े हो। करें, चलो गोले की त्रिज्या हम r मान ले रहे हैं, शुरू में r, ठीक है। पहले जब बिना बदले गोले की त्रिज्या यहां लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मान लो भाई, जो गोले की त्रिज्या है वो r है। जब गोले की त्रिज्या r है तो गोले का आयतन कितना होगा, जल्दी बताओ भाई। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, कितना होता है बताओ जल्दी से। तो गोले का जो आयतन है वो है आपका 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू होता है। क्लियर है। अब वो कह रहा है नई त्रिज्या क्या बोली भाई उसने, नई त्रिज्या बोली है r/2। नई त्रिज्या क्या कर दी उसने, r/2। तो नया आयतन कितना हो जाएगा, नया आयतन तो 4/3 पाई r/2 सॉल्व कर लो। 4/3 पाई इंटू r3 2 4 दूनी 8, 4 से 8 कट गया 2 बार, यानी ये आ गया पाई r3/2 6। अब ये नया आयतन पुराने आयतन का कितना है ये आपको बताना है भाई। तो क्या कर लें भाई, भाग लगा लें। नया आयतन बट ज्यादा नीचे हो जाएगा, इधर लगा लेते हैं भाई। यहां पे v मान लो और नया आयतन v डैश कर लो, ठीक है। तो v डैश बटा v बराबर हो गया आपका पाई r3/6, और जो v था वो था आपका 4 पाई r3/3, यही था। तो v डैश बराबर v 3 गया ऊपर भाग के, 3 पाई r3, 3 इसके साथ चला गया, 4 आ गया 6 के साथ, तो 4 छिंग 24 कर दो, 4 छिक्के 24 पाई r3 से पाई r3 कैंसिल, और 3 से कटाइए 8 बार। तो v डैश बराबर आ गया v/8। चलो भाई v/8, या इसको हम बोल सकते हैं v गुणा 1/8, यानी कि पुराने आयतन का कितना हो गया, वो 1/8 गुना हो गया क्या, आयतन। तो 1/8 गुना हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो गया आपका, सी वाला। समझ में आ गया। तो पहले ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, समझ में क्लियर दिमाग में डाल लीजिए कि या तो त्रिज्या जब आधी करेगा या त्रिज्या 2 गुनी करेगा तो आयतन कितना होगा और क्षेत्रफल उसका कितना होगा, इसके आधार पर आपसे एक विकल्प पूछा जाना है। अभी बात करेंगे हम 7वें विकल्प की। किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा।
पहले पुराने गोले की त्रिज्या r हो गई, पुराना आयतन v मान लिया 4/3 पाई आर क्यू, बड़ी आर लिख रखी है भाई, पाई आर क्यू। नई त्रिज्या आपने r/2 कर दी क्योंकि त्रिज्या आधी हो गई है। देखो त्रिज्या आधी का मतलब 2 से भाग, नया आयतन v डैश मान लिया तो 4/3 पाई आर r/2 की घात 3, खोलोगे तो r की 3/2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को काटोगे तो 4 से 8 2 बार, तो 3 गुणा 2 में कर दी 6 बार। v डैश में v से भाग लगा दिया तो v डैश बराबर काट पीट करके आ गया 1/8। चलो 7वें सवाल की बात करते हैं। गोले का आयतन और क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि गोले की त्रिज्या 6 है, यदि इसको 2 कर दिया जाए तो नया आयतन कितना हो जाएगा। चलो आगे सवाल करते हैं, एक और विकल्प लेते हैं 7वें नंबर का, तभी तो आपके 20 विकल्प होंगे भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ना तो आप स्किप करें और पूरा देखें, क्योंकि यही विकल्प आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और मात्र एक वीडियो से ही आप 20 के 20 नंबर प्राप्त कर जाएंगे। चलो आगे बोलता है सवाल कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। ए वाला विकल्प है 3 गुना, बी वाला विकल्प है 2 गुना, सी वाला विकल्प है आधा, डी विकल्प है 1/4 गुना। अब ये आपको बताना है कि बेलन की जो ऊंचाई है वो 2 गुनी कर दी जाए तो जो उसका आयतन है वो कितना हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो मान लीजिए यहां पर, माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तब बेलन का आयतन v बराबर कितना होता है भाई? जरा बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h। केवल आपको ऊंचाई 2 गुनी करनी है, त्रिज्या में कोई फर्क नहीं पड़ा है, त्रिज्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो नई ऊंचाई कितनी हो गई? नई ऊंचाई बराबर हो गई 2h, 2 गुना। तो नया आयतन v डैश मान लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन h हो गया 2h, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर h। कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर h। भाग लगा दो, v डैश में ही लगा लो, v डैश बटा v, तो v डैश की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर h और v की वैल्यू पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर h कैंसल, 2v, यानी कि पुराने आयतन का कितना हो गया? 2 गुना। विकल्प कौन सा हो गया आपका? बी वाला। तो ये विकल्प क्लियर हो गया होगा। कोई यहां तक दिक्कत है आपको? तो बेलन और गोले की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पर क्या फर्क पड़ता है उसके आधार पर आपसे विकल्प पूछा जाएगा। तो ये विकल्प आप कर लेना। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। वैसे मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि कैसे करते हैं। तो आपको हर एक विकल्प को सॉल्व करके देखना है। जब तक आप विकल्प सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपसे आंसर सटीक नहीं आएगा। वो अलग बात है कि आप तुक्का मारो, मेहनत मत करो, तो हो सकता है कि आपके 20 में से 0 हट जाए और 2 ही नंबर रह जाएं। तो एक ही विकल्प 1 नंबर का आएगा। 20 हो गए, 20 विकल्प 20 नंबर हो गए आपके। अभी मैंने आपको 7 ही विकल्प बताए हैं। 7 ही विकल्प में आपको 15 विकल्प नजर आ गए होंगे कि हाँ अब मेरे ये 15 विकल्प हैं वो मुझे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।
अब हम एक साधारण से विकल्प आपको लेकर चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपसे वैल्यू देकर निकलवा भी सकता है। यानी कि अब कैसे पूछ सकता है विकल्प, ये तो समझ में आ गया होगा कि आधी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए या कुछ कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत शायद अब नहीं होगी। आगे वाला विकल्प बोलता है कि यदि बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना है। तो बेलन का आयतन कितना है। ये बहुत बड़े सिंपल सवाल है। ये जब विकल्प आपसे पूछे जाएंगे तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। तो v बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 2 × 7, 7 से 7 कैंसल, 22 × 4 और 22 का 88 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आपको विकल्प में दिया होगा वो आप टिक लगा देंगे। तो ऐसे करके आप आयतन और क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सवाल इसी पार्ट से आपको आने वाले हैं। कम से कम 5 विकल्प मुझे उम्मीद है आपको इससे ही मिलेंगे। 3 विकल्प आपको द्विघात समीकरण से हो गए 8, 2 विकल्प आपको 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण से 10, निर्देशांक ज्यामिति से 2 विकल्प 12, अभी आपके त्रिकोणमिति से 3 विकल्प 15, 5 विकल्प आपको मिलेंगे ऊंट पटांग। जो आप बोलोगे ये क्या है, तो वो होंगे आपके रेखा गणित से, जिसको आप बोलते हो क्या, ज्यामिति। चलिए अभी आगे विकल्प की बात करेंगे। 2 विकल्प और आपको मैं बताने वाला हूं और वो विकल्प बड़े सिंपल हैं। वो है आपके सांख्यिकी से। किससे मिलेंगे, सांख्यिकी। बड़ी की मात्रा आती है ना। चलो सांख्यिकी से। सांख्यिकी से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप केवल याद रखिए कि 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3 मैं बहुलक बताइए। तो आपको बहुलक आना चाहिए। जो सबसे ज्यादा बार आ जाए वही क्या होता है आपका बहुलक। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2। क्या मिल जाएगा, 2। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस विकल्प में। तो आपको आगे जो विकल्प होगा इस पार्ट से वो मिलेगा आपको एक कि 4, 8, 5, 6, 7, 8, 9 का माध्य कितना है। तो माध्य आप जानते हो, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। सॉल्व कर लेना। तो सांख्यिकी से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सांख्यिकी से बड़ा सवाल जो आएगा समांतरवाद वाला, जिसमें आप सिग्मा fx बटा, याद है कि नहीं, सिग्मा fx बटा एफ से जो सिग्मा एफ से जो वैल्यू निकालते हो वो आपको थ्योरी के 50 नंबरों में मिलेगा। तो सांख्यिकी से बहुत छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में या तो समांतर माध्य का या फिर बहुलक का आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी बात करेंगे हम 2 विकल्प और, जो होंगे आपके त्रिभुजों से। कहां से मिलेगा आपको विकल्प, त्रिभुजों की सर्वांग समता से। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आपको केवल मैंने 10 पार्ट जो बताए, जो 6 पार्ट बताए हैं, अब आपको मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के दोनों विकल्प, सभी विकल्प। दूसरा द्विघात समीकरण के विकल्प, द्विघात समीकरण के विकल्प। तीसरा निर्देशांक ज्यामिति के विकल्प, निर्देशांक ज्यामिति के विकल्प।
बाद त्रिकोणमिति के विकल्प, त्रिकोणमिति के विकल्प। इसी में आप कर लो ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है भाई, ऊंचाई और दूरी। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से विकल्प, और आयतन से विकल्प। छठा है जी आपका सांख्यिकी से विकल्प, और आपका सातवां है ज्यामिति से विकल्प। तो ये पाठों से आपको केवल विकल्प पढ़ के जाना है। बहुपद तो आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुपद को थोड़ा फेर जाना अगर टाइम मिले तो, वरना मैंने आपको जो बताए हैं अब आप ये देख लीजिए, ये 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर से मैंने आपको विकल्प छांट छांट के बता दिए हैं कौन से कितना आएगा। अगर 2 भी आए एक पार्ट से तो 7 दूनी 14 विकल्प तो आपके वैसे ही हो गए, और अगर एक पार्ट से तीसरा विकल्प आ गया तो एक फालतू 21 तो आने ही नहीं है ना, आने तो 20 ही विकल्प हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन से 20 विकल्प आपके पेपर में आने वाले हैं। गारंटी से दावा है, ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है, अगर इन सवालों को आपने सॉल्यूशन किया है तो आपके 20 के 20 विकल्प फंस जाएंगे, 20 के 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मेहनत कीजिएगा, 15 दिन है इस वीडियो को देखने के बाद, और बने रहिएगा हमारे साथ। और जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन बताना कि आपको कितने नंबरों के विकल्प हमारी इस वीडियो से मिले हैं। और आखिर में कहना चाहूंगा कि भाई जो स्टूडेंट 10 में नहीं, अगर उनके भाई बहन हैं तो उनके पास आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके और उनके 20 के 20 नंबर मिल सकें। तो ऐसे अभी हम लेकर आएंगे आपके लिए विज्ञान के विकल्प। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। आज के लिए बस इतना ही, तो मेहनत कीजिएगा, फिर मिलेंगे विज्ञान की नई वीडियो के साथ।